प्रधानमंत्री मोदी जी ने वार्निंग दे दी है और आप अभी भी नेटफ्लिक्स, amazon हॉटस्टार ये सब देख रहे हो। देखो, सिंपल सी बात है, जब प्राइम मिनिस्टर जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं कि आगे मुश्किल वक्त आ सकता है, तो सुनो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन नहीं है। ये एक नेशन स्टेट के हेड, जो गवर्नमेंट है उनके हेड, उनके पास इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है, जिनके पास इकोनॉमिक डेटा होता है, जिनके पास डिप्लोमेटिक चैनल्स है जो हम लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब वो कह रहे हैं तो सोचने वाली बात है। तो जब मोदी जी ने कहा कि फ्यूल प्राइसेस और देश के सामने आने वाली चैलेंजेस सीरियस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो भैया थोड़ा सा अवेयर रह लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी एक्शन लो। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अपने देश के कंटेक्स्ट पे, फाइनेंस के बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई क्या हो रहा है आजकल मार्केट में। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, गोल्ड और सिल्वर में कोई ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है। तो हम सीधी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसका हमें क्या इंटरप्रिटेशन लगाना चाहिए। वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले एक रॉ नंबर देखते हैं। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरत का रफली 87 से 88% इंपोर्ट करता है। मतलब हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो एनर्जी में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर डिपेंड करती है। ये कोई वीकनेस की बात है या स्ट्रेंथ की, ये डिबेट बाद में करेंगे, बट पहले रियलिटी समझो। जब क्रूड का प्राइस ग्लोबली मूव करता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की किसी भी वजह से हो, तो वो डायरेक्टली इंडिया के करंट अकाउंट में दिखता है। करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता है, रुपी पे इसके कारण प्रेशर बढ़ता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। और फिर इन्फ्लेशन का वो जो माजरा होता है वो शुरू हो जाता है, जो हम लोग साल 2022 में देख चुके हैं। ये साइकिल नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग अलग है, और टाइमिंग ही सब कुछ है इन्वेस्टिंग में भी और जियोपॉलिटिक्स में भी। फ्यूल प्राइस का सीधा गेम अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो समझो, रिटेल कंज्यूमर से ही यहां पे हमको शुरुआत करनी होगी। पेट्रोल पंप पर जो प्राइस दिखता है वो एक कॉकटेल है। क्रूड की कॉस्ट प्लस रिफाइनिंग मार्जिन प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस स्टेट वैट प्लस डीलर कमीशन, बेसिकली हर चीज। इंडिया में पेट्रोल का रफली 50 से 55% हिस्सा केवल टैक्सेस होता है, स्टेट और सेंट्रल मिलाकर। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो गवर्नमेंट के लिए होता है। जब क्रूड एक्सपेंसिव होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए प्राइसेस पास थ्रू करने पड़ते हैं कंज्यूमर्स को। लेकिन अगर इलेक्शन साइकिल में है तो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करती है कुछ टाइम तक। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि एचपीसीएल हो गए, बीपीसीएल हो गए, आईओसी हो गए, ये लोग लॉसेस बुक करते हैं टेम्पररली, और फिर एक दिन क्वाइटली प्राइसेस रिवाइज हो जाते हैं। हमारे ये एग्जैक्टली हमने ये चीज़ें 2021 और 22 में देखी थी। काफ़ी दिनों तक फ्रीज रही थी प्राइसेस, और फिर एक ही बार में बहुत बड़ा जंप आ गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या अभी वही गेम फिर से शुरू हो रहा है? समझाऊंगा, लेकिन अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। पहले यहां से असली बात शुरू होती है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हाइक एक सिंपल इवेंट नहीं था, ये एक कैस्केडिंग इवेंट होता है। कैस्केडिंग मतलब एक इवेंट से दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट से तीसरा इवेंट। सोचो कैसे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। इंडिया में रोड फ्रेट का प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एफएमसीजी हो गया, सीमेंट स्पेस हो गया, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सारी चीजें, सब कुछ ट्रक से ही मूव होती है, करेक्ट। अब डीजल एक्सपेंसिव हुआ तो फ्रेट एक्सपेंसिव हो गया, फ्रेट एक्सपेंसिव हुआ तो मैन्युफैक्चरर का मार्जिन कंप्रेस हो गया, मार्जिन कंप्रेस हुआ तो अर्निंग एस्टिमेट्स नीचे आ गई, और अर्निंग एस्टिमेट नीचे आ गए तो आपको पता है क्या होता है। एविएशन सेक्टर डायरेक्टली हिट होता है। एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डायरेक्टली क्रूड से लिंक्ड है। तो इंडिगो, एयर इंडिया, इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तेल का दाम बढ़ा तो इनका कॉस्ट भी बढ़ गया, और ये कंपनीज ऑलरेडी टाइट मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं। बात करते हैं पेंट्स की। पेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सब पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम प्लेस होती हैं। एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड से कनेक्ट होते हैं। जब क्रूड जाता है ऊपर, ग्रॉस मार्जिन स्क्वीज होते हैं सबसे पहले। रिजल्ट्स क्वार्टर लगते हैं रिफ्लेक्ट होने में, लेकिन स्मार्ट मनी पहले से ही निकलना शुरू हो जाता है, और वही हो रहा है स्टॉक मार्केट में। एफएमसीजी ब्रॉडली, जैसे बड़े प्लेयर्स कौन से हो गए, एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट इधर बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल सब कनेक्टेड है। और फिर एक चीज और, आरबीआई का डिलेमा आ जाता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है फ्यूल से, तो आरबीआई पे प्रेशर आता है रेट्स को टाइट रखने का या फिर कट ना करने का। रेट्स कट स्लो हो जाते हैं,
और रेट कट्स जब भी स्लो हो जाते हैं, इसका मतलब रियल एस्टेट स्टॉक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनका वैल्यूएशन स्टोरी कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डोमिनो इफेक्ट होता है। इसके साथ क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, चलिए एक बार स्क्रीन पे जाके देखते हैं, फिर आगे वापस मुद्दे पे। सो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये डेल्टा एक्सचेंज का स्क्रीन है। डेल्टा एक्सचेंज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो प्रमुख रीजन है। ऑप्शंस पे जीरो फी ओटीएम एक्सपायरी पे, फ्यूचर पे जीरो फी ओटीएम एक्सपायरी पे, स्पॉट पे जीरो एंट्री फी है, 24/7 खुलता है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स है, एफआईयू गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली कंप्लाइंट है। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं तो आपको हमारे प्राइवेट क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर एक लिंक है। उस लिंक से पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना है, केवाईसी करना है। जैसे ही आप कर लेंगे उसके बाद नीचे एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को जैसे ही फिल कर देते हैं, जिसमें आपको यूजर आईडी देखना है, हमारी टीम चेक करती है कि क्या ये यूजर आईडी हमारे ही अकाउंट से खुला हुआ है। जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है, आप लोगों को विद इन 48 आवर्स एक्सेस मिल जाता है ग्रुप में, जहां पर आप लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हैं। लाइव किस हिसाब से आप अपने पोजीशंस क्रिप्टोज में बना सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीजें सीखने मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए इतनी सारे माजरा हो रही है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को भी बख्शा नहीं गया है। क्रिप्टो मार्केट काफी समय से $1 लाख के नीचे चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल पे अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो ये एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। 76 और 74,000 पे बिटकॉइन फ्यूचर्स एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये $74,000 से लेके $76,000-77,000 के ऊपर इसका फ्यूचर प्राइस रहेगा, तब तक मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में ये $80,000 के ऊपर जाएगा। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वालों को तो मैं ज्यादा करता हूं, लेकिन आज मैं स्विंग वालों को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। लाइकवाइज अगर हम दूसरा फेवरेट कॉइन लोगों का जाए, इथीरियम। इथीरियम मेरे हिसाब से अभी तक अपने की सपोर्ट एरिया से नीचे चल रहा है, जो कि 2200 का है, 2200 है। अभी हाल फिलहाल में हम जब देख रही हैं 2126 के आसपास चल रहा है। इसका जो नियरेस्ट तीसरा सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 1950 1940 के बीच में, 1940 1950 के बीच में। तो जब तक इस लेवल पे, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं, जब तक इस लेवल के 1930 1940 के ऊपर है तब तक पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा स्विंग प्ले यहां पर नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है परपेचुअल, तो हम यहां पर एक बार देख सकते हैं कि गोल्ड का, अगर मैं डेली चार्ट्स रिसेंटली हम परपेचुअल देखें तो गोल्ड में भी थोड़ी सी यहां पर फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है। डेली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग न्यूज आई है उसके चक्कर में चीजें चल रही हैं, बट गोल्ड का भी एक 4400 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर आपको 4400 के आसपास मिलता है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3% 2% का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग 7-8% का एक अपस्विंग के लिए इधर गेम खेल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। लिंक से अगर अकाउंट खोलते हैं तो आप सभी को पता है फॉर्म भरना है और आप हिस्सा बन सकते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुप का, जहां पर हम साथ में मिलकर ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो पे। चलते हैं वापस वीडियो पे। अब एक और एंगल देखिए रुपी का। मैं जानता हूं बहुत लोग रुपी डेप्रिसिएशन को सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन की तरह ट्रीट करते हैं कि आज रुपी 85 हो गया, 90 हो गया, 94 हो गया, 96 हो गया, और उसके बाद स्क्रॉल करके भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब क्रूड एक्सपेंसिव होता है और हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है। डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो रुपी में वीकनेस बढ़ती है। रुपी में वीकनेस तो इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये एक फीडबैक लूप हो जाता है और इस फीडबैक लूप का सीधा असर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी चीज अगर इंपोर्ट हो रही है वो सारी चीजें महंगी हो जाती है। और इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, जो ऑलरेडी नर्वस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डिटोरिएटेशन के कारण, वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। डॉलर में वो ले जाते हैं कहीं ना कहीं पैसा, रुपी में इसके कारण और वीकनेस हो जाती है। सेंसेक्स पर सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है। और ये साइकिल तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी साइकिल में अपॉर्चुनिटीज भी है अगर तुम ध्यान से समझ सको। तो आप बोलोगे अभिषेक भाई आपने डरा तो दिया, अपॉर्चुनिटीज कैसे स्पॉट करें, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताते हैं। अगर आप लोग भी सुनना चाहोगे तो मैं बताऊं। पहली बात, ऑयल एंड गैस सेक्टर की मैं बात करूं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ये अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्रूड एक्सपेंसिव होता है तो इनकी रियलाइजेशंस इंप्रूव होती हैं। ये सिंपलिस्टिक लगता है लेकिन हिस्टोरिकली ये कोरिलेशन स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल प्योर प्ले नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी यहां पर है प्राइसिंग में। लेकिन ब्रॉडली एक्सपेंसिव क्रूड में ये कहीं ना कहीं सेक्टर आउट परफॉर्म करने की शंकाएं दिखाता है।
दूसरी बात, डिफेंस पैक की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस स्टॉक्स का री रेटिंग थेसिस होता है। जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है और फ्यूल एनर्जी टेंशंस उसका एक पार्ट होता है, तो गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग बजट्स ट्रेडिशनली एक्सपांड कर देता है गवर्नमेंट। तो कैसे, जो भी बड़े प्लेयर हैं, HAL हो गया, BEL हो गया, डेटा पैटर्न्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स होते हैं नरेटिव में फिट, ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं, लेकिन थेसिस अभी भी यहां पर इंटैक्ट हो जाती है अगर स्पेंड करता है गवर्नमेंट और अपना गवर्नमेंट कमिटमेंट रखता है। तीसरा एरिया कौन सा हो जाता है? रिन्यूएबल प्ले। रिन्यूएबल प्ले ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में समोसा लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी इस पे वीडियो आएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सोलर, ग्रीन, हाइड्रोजन ये पार्टली एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ में फ्यूल डिपेंडेंट रहना एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी होती है। जब गवर्नमेंट को ये वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होने लगती है तो पॉलिसी सपोर्ट करते हैं वो, और इन्वेस्टमेंट्स इसके कारण आते हैं। तो अडानी ग्रीन हो गया, NTPC रिन्यूएबल हो गया, SJVN हो गया, ये सारी जितने भी इस सेक्टर की कंपनीज वो बेनिफिशियरीज होती हैं। और चौथा जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो है गोल्ड। जब भी अनसर्टेनिटी होती है, करेंसी में वीकनेस होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, गोल्ड हिस्टोरिकली परफॉर्म किया है। इंडिया में गोल्ड का कल्चरल एंगल तो है ही, लेकिन पोर्टफोलियो हेज के रूप में भी सीरियस कंजर्वेशन होनी चाहिए। अब देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन जो गोल्ड ETFs हैं ये एक बहुत ही अच्छी चीज रही है। कमेंट्स में ETF लिखेंगे तो इसके अराउंड भी मैं गोल्ड ETFs के अराउंड, सिल्वर ETFs के अराउंड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और फिर कुछ चीजें हैं जो अवॉइड आपको करनी चाहिए। डेट हैवी कंपनीज, रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंफ्रा कंपनीज जिन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज और उधार लेके रखा हुआ है, लोन लेके रखा है, जब रेट्स टाइट रहते हैं तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे नहीं आता है, तो इनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा पेनफुल हो जाती है। केयरफुली देखो, लेवरेज रेशियो देखो जब भी आप रियल एस्टेट में कुछ बाय करें। कंजम्पशन ओरिएंटेड डिस्क्रिशनरी प्ले जैसे कि 2 व्हीलर्स हो गए, लग्जरी सेगमेंट हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, जब फ्यूल महंगा होता है मिडिल क्लास का डिस्पोजेबल इनकम स्क्वीज हो जाता है, और इसी कारण से ये सेक्टर कभी कभी लेट चलने लग जाता है और अंडर परफॉर्म करता है। और एयरलाइन स्टॉक्स अभी भी यहां पर मैं कहूंगा एग्रेसिव इस सेक्टर पे मत होइए। इनपुट कॉस्ट, एनवायरमेंटल डिफिकल्टी, काफी सारे फैक्टर्स यहां पर आ जाते हैं। जब तक क्रूड स्टेबलाइज नहीं होता ये वाला सेक्टर वॉलेटाइल रहेगा। अब 1 मिनट रुको, ये ऑनेस्ट बात सुनो। मैं यहां सिर्फ स्टॉक्स, सेक्टर ये सब डिस्कस करने नहीं आया, मैं एक बिगर पॉइंट बनाना चाहता हूं। जब वापस मेन मुद्दे पे आते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन पब्लिकली कहते हैं कि आगे मुश्किल वक्त आ सकता है, तो ये सिग्नल है कि यू नीड टू रिव्यू योर पर्सनल फाइनेंशियल रेजिलियंस। इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए 6 से 12 महीने का, इंश्योरेंस आपके पास एडिक्वेट होना चाहिए, पोर्टफोलियो ओवर लेवरेज नहीं होना चाहिए। SIP प्लीज बंद मत करो। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं SIP बंद कर दे, बंद मत करो, लेकिन एलोकेशन रिव्यू करो। क्या आप सही जगह पे लगा रहे हो? कहीं ऐसी जगह तो नहीं लगा रहे हो जो परफॉर्म ही नहीं करता है। इंडिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इसमें कोई डिबेट नहीं, कोई दोहरी राय नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर वॉलेटाइल और पेनफुल रह सकते हैं। इसके लिए आप रेडी रहो, और वॉलेटिलिटी प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं बीट की जा सकती है। वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आप प्रिपेयर्ड हो। याद रखिए, हम यहां पर हमेशा इंफॉर्मेशन को एडवांटेज बनाने की बात करते हैं, एक्शन बाद में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज एक सिंपल सा काम करो, अपना पोर्टफोलियो ओपन करो। मैंने जो सेक्टर्स के बारे में बात करी, आप चेक करो कौन से इन सेक्टर्स पे आ रहे हैं, कौन से इन सेक्टर्स पे नहीं आ रहे हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि अगले 6 महीने तक आपको आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना है। कमेंट्स में बताना कौन से सेक्टर को मैं अगला रिव्यू करूं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।